गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर कानूनी करार देते हुए 9 मई की तमाम मुल्जिमान का ट्रायल आम अदालतों में करने का हुक्म जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने अपने फैसले में मिलिट्री एक्ट की सेक्शन 21D की दोनों झैली शिकों को गैर आईनी करार दिया। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 59(4) को भी गैर आईनी करार दे दिया है। अब हुकूमत फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी, जिसके लिए 30 दिन का वक्त है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यानी साइफर केस में आज चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये केस कितना लीथल हो सकता है और इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5A की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत हो सकती है। इस मुकदमे में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद का बयान निहायत अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी सफारतकार डोनाल्ड लू के साथ होने वाली मुलाकात से मुतालिक जो साइफर भेजा था उसमें खतरा या साजिश जैसे अल्फाज का कोई हवाला नहीं था और न ही उन्होंने किसी मुमकिन साजिश के बारे में कोई तजवीज़ पेश की थी। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि इसको साजिश करार देना उस वक्त की हुकूमत की तरफ से अखज़ करदा एक सियासी नतीजा था। इसके अलावा हम बात करेंगे नवाज शरीफ की अहम तरीन मुलाकातों की। जाती उम्रा में अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुलाकातें हुई। दोनों जमातों ने साथ चलने की हामी भी बदली। GDA की सीजन्ड पॉलिटिशियन सारा बानो कहती हैं कि वफाक में हम नून लीग के साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर एक दूसरे को घसीटने और पेट फाड़ने वाले साथ बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उधर पीपल्स पार्टी की मुसलसल तनकीद जारी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में बात होगी स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे हफ्ते जबरदस्त तेजी की। 6 साल बाद 52,000 की सतह अबूर कर ली है स्टॉक मार्केट ने। ऐसा क्या था जो गुज़श्ता 6 साल में नहीं हो सका। लेकिन तमाम मामलात पर बात करने से पहले आज की डेवलपमेंट का जिक्र। एहतशाम सब सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। अदालत ने ये कह दिया। आखिर क्यों नहीं होगा जब मुल्जिमान ने जराइम ऐसे किए, जुराइम की नोयत ऐसी है। माजी में कभी इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए थे कि कभी फौजी अदालतों में जाना पड़ता। हालांकि माजी में ऐसा हो चुका है, लेकिन इस तरह अदालत की तरफ से पहले अदालत ने कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे नहीं होगा। फिर उन्होंने ठीक जैसे गवर्नमेंट डिसीजन लेती गई ऐसी टाइमिंग पे उन्होंने ये इस तरह का डिसीजन दे दिया। क्या रेलेवेंस नजर आती है आपको? देखिए 1952 का मिलिट्री एक्ट जो है ना वो बड़ा वाज़ेह तौर पे इस हवाले से बताता है कि जी जब समझा जाता है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएंगी और उनके ट्रायल होंगे। माजी में भी सिविलियन के ट्रायल हुए, अगरचे फौजी लोगों का बेसिकली वो 1952 का एक्ट कहता है कि ट्रायल होने चाहिए। लेकिन मेरे लिए डॉक्टर साहब अनवर साहब बड़ी हैरत वाली बात है कि वक्तन फ़क्तन ये अदालतें बनती रही हैं। 2015 में बाकायदा आइन में तरमीम करके ये मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगी, जिसको एक्सटेंड भी किया गया। अब मैं आज सोच रहा था कि जी आगे पीछे तो जिस अंदाज से कहा गया जी पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, पार्लियामेंट जो करेगी। यहाँ पे अब पार्लियामेंट ने किया था ना, ये नवाज साहब के ज़माने में हुआ था। तो 2015 की बात है, 2013 में PMLN की हुकूमत आई थी। बहरहाल उसको आज उन्होंने रद्द कर दिया और यही कहा कि जी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो भी लेजिस्लेशन होगी उसको ख़त्म किया जाएगा। 2D 1 और 1 2D दोनों उन्होंने ख़त्म कर दिए। चलें ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसका यह है कि कल ही हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को लिख के भेजा कि जी हम आज से ट्रायल शुरू करने लगे हैं और हमने आपको बताया था कि जब भी शुरू करेंगे तो ये जनाब आपको बताया जाएगा। उन्होंने आज ही उसकी हेयरिंग की, पहले भी हो रही थी लेकिन आज ही हेयरिंग करने के बाद आज ही महफूज फैसला सुना दिया। अब इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसमें यह है कि नॉर्मली आप देख लें कि चीफ जस्टिस काजी सफ़ाई साहब आइन के बारे में बात हो, मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में बात हो, बड़ा वाज़ेह तौर पर डिफरेंट नुक्ता नज़र रखते हैं। उन्होंने आप देख लें जो बेंच बनवाया 5 लोग वही हैं जो आपने देखा बंदियाल साहब के साथ काम करते रहे। उन्होंने बेहतर समझा कि ये काम 4 लोग उनको निकाल दें या अफरीदी को निकाला, तो उन्होंने कहा कि उनके ज़रिए काम करवाया जाए। मेरा ख्याल है इसमें जो देखने वाली बात है कि जब ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए 103 लोग हैं और उन्होंने छांटी की, इतना अरसा लगा और उनकी फुटेज सारी सामने आ गई, ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें आ गई, उसके बाद इसको रोकने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल मेरा ख्याल है हमारी अदालतें भी वक्तन फ़क्तन मसलतें भी देखती हैं, सियासी मसलत में ही देखती हैं। अब ये क्या मामला किस तरफ जाएगा, अपेरेंटली तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से कोई ज़्यादा जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस आएगी। वो यही कहेंगे जी जो अदालतों ने कहा उसी के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। अब अगला सवाल ये है कि जिस अंदाज से हमने देखा इस पर रिएक्ट किया गया, जिस अंदाज से आपने देखा फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन भी सामने आई है। अब देखना ये है कि जी अगर इस तरह के वाक़यात खुदा ना खास्ता कभी दोबारा भी हों, बुनियादी सवाल तो यही था ना कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जाएगा। और बाय द वे कल ही सलमा एक मैसेज ये भी दिया गया था कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुकदमे चलेंगे, जो लोग मामूली नोयत के केसेस में इन्वॉल्व होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा, मामूली सजा दी जाएगी। वही जो होंगे जिन्होंने बाकायदा प्लानिंग में हिस्सा लिया या पता चल रहा है कि जी आग लगा रहे हैं जना उसको कंटोनमेंट बोर्ड में गए और जनाब पूरी तबाही फेरी,
لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ تو مobs ذاتی طور پہ اگر مجھے پوچھے تو مجھے اس لحاظ سے بڑی حیرت ہے اور افسوس بھی ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو، روکا جائے. یہ تو پھر میرا فری فار آل کر دیا نا آپ نے. آج اگر ان کو اجازت دے دی تو سیولین مقدمے آپ کو پتا ہے 100 سال بھی چلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ان کا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس طرح حالات پیدا ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ جن کے جرائم معمولی ہوں گے ان کو معمولی سزائیں دی جائیں گی. اس دن سب کچھ غیر معمولی ہو رہا تھا، تو جب غیر معمولی حالات تھے، غیر معمولی ٹرائل ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر ٹائمنگ پہ بار بار سوال اٹھ رہا ہے. واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیے سلمہ، میں بھی سوچ رہا تھا کہ معاملہ تو ہے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، تو دنیا بھر میں احتشام صاحب میں نے بے شمار دنیا کے ملک ڈھونڈنے شروع کیے. اس میں انڈیا بھی ہے، ارجنٹینا، ترکی، چائنا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، کویت، سری لنکا، رشیا، ملیشیا، میکسیکو، فلپینز، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، سب جگہ پہ سویلینز کے ٹرائل جو ہیں فوجی عدالتوں میں ہوئے ہیں. اچھا، جاپان میں اسپیشل کورٹس بنائی جاتی ہیں، فرانس میں، اسپین میں، سب جگہ سمری ٹرائلز اور سمری کورٹس بنائے جاتے ہیں. اور 4 بڑے جو جرائم ہیں جو فوجی عدالتوں میں جاتے ہیں، روٹینلی جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے فوجی اہلکاروں یا فوجی املاک پر حملے. پاکستان کے نہیں، دنیا بھر میں جتنے ملکوں کا میں نے آپ کو جاسوسی کے کیسز جاتے ہیں ان کے پاس، غداری کے کیسز جاتے ہیں اور دہشت گردی کے کیسز جاتے ہیں. اب ہمارے ہاں بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ ملٹری کورٹس تو ٹرائل چلے ہیں، سزائیں بھی دی گئی ہیں، اور اس وقت تو سپریم کورٹ کی کوئی objection اس کی سامنے نہیں آئی. تو اب یہ PTI کے دور میں بنی، آپ نے دیکھا لوگوں کو سزائیں ہوئی نہیں، ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی، اور پھر کئی جگہوں پہ انڈورس کیا گیا. وہ جو جج سیٹ پشاور ہائی کورٹ کے تھے انہوں نے زیادہ تر لوگوں چھوڑا، لیکن کئی لوگوں پہ انہوں نے بھی پھر سپریم کورٹ میں آگے اس میں اس کو انڈورسمنٹ بھی ملتی ہے. تو ایک تو یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہونے چلا تھا. یہ درجنوں ممالک دنیا میں ایسے ہیں جو خاص طور پہ فوجی اہلکاروں کے اوپر حملے ہوں، فوجی املاک کے اوپر حملے ہوں، تو وہاں ملٹری کورٹس، ملٹری ٹرائلز چلائے جاتے ہیں. جب جرائم کی نوعیت ایسی ہے تو ایسا ہونا چاہیے. انور صاحب، ماضی میں بھی تو ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کئی ایگزامپلز کوٹ کی، پارلیمنٹ میں اجازتیں بھی، ٹرائلز بھی ہوتے رہے، PTI دور میں بھی ہوا. قباحت کے اگر ہو جائے اس وقت کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ فیصلہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ہماری عدالتیں ہمیشہ عوامی مقبولیت دیکھتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں اپنے فیصلوں کے اندر؟ دیکھیے سلمان، سادہ سی بات ہے کہ ابھی ماضی قریب میں اگر آپ کو یاد ہو، اور ایک یہ تاثر بھی ہے کہ چیف جسٹس قاضی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہ وہ آئین اور قانون اور رول آف لا کو بڑا امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کی جو فیصلے کی بنیادی وجہ یہ ہے، وہ شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے عدلیہ کی جانب سے کہ وہ آئین قانون اور رول کے مطابق چلتے ہیں، اور سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ اس میں فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ دے کر انہوں نے اپنے اوپر جو لوگوں کا ایک تاثر تھا اس تاثر کو مزید تقویت دینے کی بات کی ہے اس فیصلے کے ذریعے قاضی صاحب نے، کیونکہ لوگوں کی بڑی توقعات تھی ان سے، شاید انہوں نے وہ توقع بھی پوری کی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ دے کر. جی. اور دوسرا آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پارلیمنٹ نے ایک آرمی ایکٹ میں ترامیم کی تھی، اور آرمی ایکٹ بھی آیا تھا جس میں آپ کو پتہ ہے کتنی سخت سزائیں بھی تجویز کی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا شام صاحب. دیکھیے 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ دہشت ہے. 9 مئی کے واقعے میں آپ کو یاد ہے GH پر جب حملہ ہوا تھا، دہشت گردوں نے کیا تھا، ان کو کیسی سزائیں دی گئی تھی. 9 مئی کا واقعہ ایک دہشت کا واقعہ تھا، اور یہ پورا پری پلان تھا. 2009 میں. جی 2009 کی بات ہے. اب کی میں بات کروں، یہ دہشت ہے نا، آپ نے فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے یہ تاثر دینا ہے کہ اب ہمارا جو ڈر اور خوف ہے وہ ختم ہو چکا ہے. پہلی بات اس سے یہ دہشت ہے نا، آپ نے اس دہشت کو لوگوں میں بتانا ہے کہ یہ اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے، اور دوسری بات اس سے جڑی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی فوج میں تو کوئی نہ کوئی فوج آپ کے ملک میں موجود ہوگی، تو یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ پاکستانی فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس ادارے کے خلاف بہت عرصے سے کہ کسی طریقے سے پاکستانی فوج کو کمزور کیا جائے. اس میں انفارچونیٹلی اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں، کردار ہیں، وہ پھر آپ کے سامنے آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. یہ ایسے حادثات، واقعات جو ہیں وہ ہمارے پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. دیکھیے ایسے 9 مئی کا واقعہ کوئی غیر معمولی واقعہ تھا، تو اس کے لیے اسپیشل کورٹس ہی بنتی تھی، اسپیڈی ٹرائل کیا جاتا. ہاں اس پر آپ دیکھیں نا، اگر آپ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کریں گے تو پھر یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں خدا نخواستہ وہ
मुस्तकबिल में भी हो सकते बिल्कुल हैं। ठीक है, ऐसे ये- वाकयात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है और इंसाफ के तकाजे भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। Deterrent- और जो इंसाफ के उसके तकाजे वैसे mastermind माजी हैं। में कभी पूरे हुए होंगे अनवर साहब, लेकिन ये जराइम तो ऐसे थे जिनके बारे में जुल्फकार साहब इंडिया से लोग बैठ के, उनके एनालिस्ट, उनके साबिक रिटायर्ड फौजी उठ के कहते थे कि जो काम हम नहीं कर सके वो इस जमात ने और इस जमात के लोगों ने कर दिया। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ इंसाफ के कई निज़ाम मौजूद है। आप देखें, जराइम की नोयत जैसी होती है उसके लिए हमें कभी नाब कोर्ट मिल जाती है, फौजदारी और दीवानी मुकदमात के लिए अदालतें मौजूद है, शरिया कोर्ट मौजूद है। वाई नॉट इन फौजी अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे क्या मसला है? आपने खुद एक निज़ाम बनाया, जिस तरह के जराइम होते हैं उस तरह की आप अदालत ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ भी तो अदालत मौजूद है जैसा जुर्म है उस तरह की। देखिए सलमा, ये पूरी दुनिया के अंदर फौजी ट्रायल होता है और समरी ट्रायल होता है और उसकी वजूहात होती है कि जिस तरह की जुर्म होता है उसी नौइयत का ट्रायल होना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो जुर्म होता है अगर उसके मुताबिक उसकी सज़ा आप ना दें तो सोसाइटी के अंदर आप वो डेटरेंस पैदा ही नहीं कर सकते और माशरे को, सोसाइटी को, रियासत को आप चला ही नहीं सकते। तो रियासत को, ठीक है रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन कभी कभी रियासत को डंडा पकड़ना पड़ता है और सुतीला बाप भी बनना पड़ता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि रियासत के मामलात आगे चल सके। अब 9 मई का जो वाक़या है, पहले तो रूटीन में इसको हमारे बहुत सारे दानिश्वर कहते थे ये रद्द अमल है, चूँकि गिरफ्तार किया गया और उसका रद्द अमल है। जब ये सारी चीज़ें सामने आना शुरू हुई, एक एक एविडेंस आना शुरू हुई, बहुत सारे पीटीआई के लोगों ने मजम्मत की, माफिया मांगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, तो उसके बाद समझ आई कि इसके पीछे तो एक बाकायदा साजिश थी। सही। जब साजिश, ये सारी चीजें सामने आ चुकी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सामने आ गया, एविडेंस आ गई, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस ट्रायल को आगे बढ़ना चाहिए था ताकि आइंदा से ऐसे वाकयात का रास्ता रोका जा सके। देखें, फौज का अदारा ये पाकिस्तानी कौम का प्राइड है, हम सब का प्राइड है, और इस कौम से एक एक प्राइड एक साजिश के तहत छीनने की कोशिश हो रही है और एक पूरा प्लान के तहत ये साजिश हो रही है कि इस कौम से जो प्राइड है वही छीन लिया जाए। इंडिया के अंदर 9 मई पर जितना जश्न मनाया गया और उसके बाद 9 मई के मामलात के नतीजे में जो चीज़ें सामने आई, जो फैक्ट सामने आए, वो बड़े तकलीफ दे थे। और अगर आप चाहते हैं कि इसका रास्ता हमेशा के लिए रोका जाए तो फिर आपको ये समरी ट्रायल पे जाना पड़ेगा, आपको इन कोर्ट्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनकी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अभी कल की बात है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले में उन्होंने कहा जी कि जो लेजिस्लेशन हुई है पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां पे तो आपने सुप्रीम कह दिया, लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि हम सुप्रीम है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा हसास और बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ी पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़ा हुआ एक मौजू है, इसको उसी सेंसिटिविटी के साथ एड्रेस करने की अभी 30 दिन का वक्त मौजूद है, हुकूमत अपील में जाएगी, खबरें आ रही है, कब जाती है इन 30 दिनों में? ज़ाहिर है हुकूमती टीम भी मुशावरत के बाद कोर्ट से रुजू करेगी ताकि अपील के बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं उसके। लेकिन एहतशाम साहब, साइफर केस में आज चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पे फर्द जुर्म आयद हुई। अब ये इतना लीथल केस है कि इसमें मौत की सजा, 14 साल कैद, इस तरह की सजाएं हो सकती हैं। क्या वो लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? और आपके ख्याल में ये केस सबसे ज्यादा संगीन है या बाकी जो केसेस उन पे बने हुए अभी फॉरेन फंडिंग का है, बाकी केसेस आपको लगता है कि वो ज्यादा परेशान कौन साबित हो सकते हैं? अच्छा, एक जुमला मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मैं अर्ज कर दूं सलमा। देखें, अभी कहते हैं ना एहतसाब का फौज के अंदर अपना इन बिल्ट एक सिस्टम है, ठीक है। आपने देखा कि 9 मई में डॉक्टर साहब अनवर रजा और जुल्फ़िकार, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि जो लोग फौजी हजरात इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे जर्नैल थे, मेजर जनरल थे, ब्रिगेडियर थे, आपने देखा उनके खिलाफ क्या हुआ, उनको पनिश किया गया, किसी को हटाया गया, किसी पे उनकी पेंशनें बंद की गई, सब कुछ किया गया। भाई अपने लोगों को भी उन्होंने सजाएं दी। जब आप सिविलियन की बात करते हैं कि जो उनकी तो नेग्लिजेंस थी ना कि भाई वक्त पे फैसले नहीं किए, ये तो जो डंडा मार फोर्स थे, जो मिट्टी का तेल लेके गए, पता नहीं कौन कौन से बम लेके गए थे, मेरा ख्याल है यहाँ पे मुझे जाती तौर पे लगता है कि ये शायद पेट्रोल बम बनाने भी वैसे शाम साहब इनको ही किसी ने सिखाए, बाकी जमातों को ये भी नहीं बनाने आते थे। अब देखें साइफर पे आ जाए। साइफर का मामला जो मुझे ज़्यादा सीरियस लगता है ना, वो लेटेस्ट जो बयान असद मजीद साहब का आया है, जो सफ़ीर थे, उन्होंने, आपने देखा जो बयान अपना दिया है, जो आज़म खान ने भी दिया है, उन्होंने बार बार एक बात की, अगर ये कोर्ट में दोबारा से जाएगा वहाँ पे भी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। उन्होंने कहा कि जी देखें, कतई तौर पे किसी स्टेज पे ये
हाँ आप कह सकते हैं, वो कहते हैं खास जुबान इस्तेमाल की गई थी, वो हुई थी, वो हमेशा इस तरह की लेकिन वो कहते साइफर हैं के साजिश का लफ्ज नहीं था उसमें। सिरे से नहीं था। वो कहते हैं कि यही बातें मैंने 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बताई, कैबिनेट में ये सारी चीज़ें हुई थी और ये सारी दुनिया को पता चल गया था कि ज़ाती सियासी मफाद के लिए सब कुछ काम किया गया। और वो रिकॉर्ड पे कासिम के अब्बा जो कहते हैं अपने 2-3 लोगों को आके जी इस पे हमने खेलना है, और फिर आपने देखा साइफर उन्होंने घुमा दिया, फिर कहा जी पता नहीं कहाँ चला गया, एक तरफ ये जिम्मेदारी है, और फिर कहते हैं कि नहीं जी वो तो फॉरेन ऑफिस में भी पड़ा हुआ। मेरा अपना ख्याल है कि इस हवाले से कुछ लोग तो प्ली लेते हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मैं देखता हूँ एतजाज़ हसन साहब कहते हैं वो तो एप्लीकेबल नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो नफाज किया गया है 9 मई के बाद किया गया, और ये 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व थे इन पे इस तरह की वो नहीं रख सकती ये सारी चीज़ें। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इस हवाले से जो जिन लोगों से बात की जाती है, जो आइन और कानून को समझते हैं, और ख़ास तौर पे हमने देखा जैक ब्रांच वाले जो हैं वो सब लोग कहते हैं कि जी इस हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस तरह की बातें करना और ये जो बातें की गई हैं ये सीधा आपने नेशनल सिक्योरिटी को आपने ब्रीच किया है, और आपने लोगों को एक मौका दिया बड़े भरपूर तरीके से कि जब भी आप चाहें पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी करवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से कासिम के अब्बा हों, फॉरेन मिनिस्टर हों, वो आसानी के साथ उनकी जान छूट सकती। बिल्कुल ठीक है, आसानी से जान नहीं छूटेगी। डॉक्टर साहब, अदालत ने आज फौजी अदालतों में ट्रायल का जो फैसला दिया है उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक शेक थी 59(4), उसको भी कल अदम कर दिया। डू यू थिंक चेयरमैन पीटीआई को इससे कोई फायदा होगा? देखिए, अदालती सवाल, कानूनी आइनी सवाल आपने किया, मुझे डिटेल्स का तो नहीं मालूम इसका, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे अभी एहतशाम साहब ने कहा, इसका कौमी सलामती के साथ एक बड़ा गहरा गठ जोड़ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में किसी शक्ल में ये सामने ज़रूर आता है। जो मुझे महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो डिस्कशन कर रही है, जो पैगाम देना चाह रही है, वो शायद ये कह रही है कि फ़ौजी ट्रायल जो हैं वो फेयर ट्रायल नहीं होते, और फेयर ट्रायल जो है वो हमारे कानून और आइन के तहत हर पाकिस्तानी का हक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पीडी ट्रायल और समरी ट्रायल और फेयर ट्रायल के दरमियान में एक तफरीक करना ज़रूरी है। देखिए, ना सिर्फ जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे इस किस्म की कार्रवाई होती है, बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे भी स्पीडी ट्रायल्स बनाए जाते हैं। अमेरिका ने अभी फेडरल राइट्स एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल्स बनाए थे। तो यहाँ पे ये लेना चाहिए कि स्पीडी ट्रायल या समरी ट्रायल या मिलिट्री ट्रायल जो हैं वो जो हो रहे हैं, वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो फेयर ट्रायल नहीं है। सही। फिर यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से तो आपको इजाज़त है कि आप मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है वो आप हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, वो बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी जाके उसकी अपील की जा सकती है। तो एक तो डिटरेंस का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है कानून के अंदर होना, और दूसरा कि आपकी कौमी सलामती का जो गहरा ताल्लुक है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से, और दूसरा ये नहीं कहा जाना चाहिए कि समरी कोर्ट जो हैं, मिलिट्री कोर्ट जो हैं वो फेयर ट्रायल नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। एक जुमला अगर ऐड कर दूं जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, ये जो आपने देखा 6 जनवरी 2020 को जो इस पे कैपिटल हिल पे हमला किया गया, और आप देख लें बारी बारी सारे के सारे लोग कन्विक्ट हुए हैं, पकड़े गए हैं, सख्त सजाएं दी जा रही। लोग डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो आप रेड लाइन आप लगाएंगे ना किसी बात, ये तो फिर अगर आप इस तरह करना शुरू अभी जैसे मैं शेख साहब को सुन रहा था, कहते हैं मैं आर्मी चीफ को मिलूंगा, मैं चिल्ला काट के मैं कहूँगा सारों को माफ कर, और भाई इसी मिट्टी पाओ रवैये ने हमारी कौम को यहाँ तक पहुंचा दिया। अगर आज एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गलत काम करते हैं नहीं फिक्स करेंगे तो फिर हमारी बरतानिया का आपको याद है जब वो दुकानों के ऊपर हमला कर दिया था, वहाँ 24 घंटे अदालतें चलती रहीं, और उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर फैसला करना है। अगर 24 घंटे के अंदर फैसला हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फेयर ट्रायल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो 24 घंटे वाली बात है सर, जब हमारे यहाँ कोई भी चीज चलती है, जैसे रात 12 बजे अदालतें खुलने वाला मामला था, उस पे पूरी नून लीग कहती थी कि वो लाडला है। अब जब इनकी जमानत हुई तो ये कहते हैं कि वो लाडला है। ये कोई ना तो कोई खुश होने वाली बात है, ना कोई किसी भी प्राउड नेशन के लिए अच्छी बात होती है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवरेट करार दिया जा रहा हो या एक को रिलीफ मिल रहा हो। ये हमारे जमहूरी सिस्टम के लिए भी नुकसानदेह। अब सवाल ये है कि पीटीआई इस वक्त जिन हालात में, आपको लगता है कि इनका सर्वाइवल इलेक्शन तक मुमकिन है? क्या कोई ऐसा बंदा है जो पार्टी में से निकल के सामने आए, पार्टी की बागडोर संभाले? तो देखें सलमा के आपने फॉरेन फंडिंग की और साइफर की बात की, ये क्यों चार्ज उन पे ज्यादा फ्रेम हो रहा है? देखिए, वो मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। आप एक इस ओहदे पर जो मुल्क का एक आला ओहदा है उस पर रहने के बाद अगर आप इस तरह के जो सीक्रेट्स हैं वो पब्लिकली आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो आप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, क्योंकि ये आप और मैं नहीं कह रहे। हम अगर भी कहें तो हमें भी अदालतें बुला लेती हैं और उस पर पूछती हैं कि आप बताइए कि ये आपने बेबुनियाद
खबर कैसे दी, इसका सोर्स क्या था, गो के हमें फिर प्रूव करना पड़ता है अगर हम सोर्स नहीं भी बताते तो। लिहाजा अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे एक prove जल्द से करें में, तो फिर पहले। उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। साइफर आपके पास था, आप कस्टोडियन थे, आपसे गुम हुआ, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। फॉरेन फंडिंग में देखिए, अगर हमारे जो इदारे हैं FIA, अगर वो काम करें, इसकी बराबर इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेट करें कि ये फंड कहाँ से आया था और किस तरह यूज़ किया गया, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक क्राइम है और उस पर भी उनको खासी मुश्किलात होती हैं। और आपने कई बात देखिए, अब आपने इंतखाबात की बात की और PTI की बात की, अब जो सर्कमस्टांसिस है और जो हालात हैं वो बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए कि अकलियत अक्सरियत और अक्सरियत को अकलियत में हमने बदलते इस मुल्क में देखा है। शायद इसी का नाम जमहूरियत है जिसे हम कहते हैं, और ये जमहूरियत इसी वजह से इदारे फलते फूलते नहीं हैं और इसी वजह से सियासी जमातें जो हैं वो पनपती नहीं हैं, क्योंकि वो खुद किसी न किसी वक्त अपना शोल्डर किसी को प्रोवाइड करती हैं और दूसरे को दबाने के लिए, तो इसलिए हालात इस नेट पर पहुंचते हैं। आपने स्पेसिफिकली PTI का पूछा, तो लगता ये है हालात और सर्कमस्टांसेस और केसेस को देखकर कि इस इलेक्शन में तो उनकी वो गुंजाइश नहीं है जो माजी में थी, क्योंकि आप देखिए मुस्लिम लीग नून के कायद भी वापस आ चुके हैं। उसके बाद हमने कहा था इलेक्शन का माहौल बनता नजर आएगा, वो आपको नजर आ रहा है। अदालतों में स्पीडी ट्रायल भी हो रहा है, केसेस भी चलते आ रहे हैं और उसके फैसले भी होते आ रहे हैं, बेल्स भी मिल रही हैं। अब आपको देखना ये है कि आपने अपने तौर पर जो कुछ किया 9 मई के वाकयात के बाद, ये करवाया गया या आपने खुद से किया? ऑब्वियसली खुद किया खुद से होगा, किया ना, pre-planned लेकिन की लेकिन चीजें। नहीं, वो चीजें पहले से टैप की गई ना फोन कन्वर्सेशन भी, तो उसने आपको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि अगले 5 बरस तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर नहीं होगी, लेकिन उनका रोल उस तरह नहीं होगा जो बड़ी सियासी जमात का होता है। बिल्कुल ठीक है। जुल्फकार राहत साहब, दो मेन लोग जो PTI के थे, एक तो चेयरमैन PTI, दूसरे शाह महमूद कुरैशी, जो कहा जाता था कि खान साहब के बाद उम्मीदवार है, दोनों पे इस वक्त फर्द जुर्म आयद हुई है और लगता यही है कि इस केस में इनकी जान नहीं छूटने वाली, कुछ ना कुछ एक्सट्रीम हो सकता है। आपके ख्याल में पार्टी के अंदर इस वक्त कोई ऐसा बंदा है जो लोगों के लिए काबिल कबूल हो? और अगर इलेक्शन भी आते हैं, इनके कहते थे जी खंबे को भी खड़ा कर देंगे वोट पड़ेगा, अब तो खंबे भी नहीं बचे उनके पास, अब किसको वोट पड़ेंगे PTI में? देखिए, बड़ा मुश्किल होगा PTI के लिए, लेकिन एक चीज़ तो बहरहाल सामने आई है कि निशान उनका महफूज रह गया, बच गया है बल्ले का। लेकिन आगे जाके कैंडिडेचर कौन सी होती है, लीड कौन करता है, इसके लिए मैं तो 2 नाम पहले से दे चुका हूं कि अली मोहम्मद खान और अलीमा खान का नाम डिस्कस हो रहा है और वो जेल से भी दिया गया, और आगे उनकी दोनों में से किसकी एक्सेप्टेंस होती है, कबूलियत होती है, वो आगे पार्टी को लेके किस तरह लीड करते हैं, कैसे परवेज चीजों को इलाही लेके वो चलते आपके हैं। दोस्त भी हैं और 14 दफा उनकी बेल कैंसिल हुई है। आप नहीं समझते कि पंजाब वो सदर भी हैं, उनका भी कोई रोल हो सकता है आगे? उनको पार्टी नहीं मानेगी। देखिए, एक मंजर तो आपने मीनार पाकिस्तान पे देखा कि 30-30 साल से लोग हैं नून लीग के अंदर जिन्होंने अपनी जिंदगियां गाल दी हैं, लेकिन चबूतरे के ऊपर फैमिली के 4 लोग खड़े थे, ये ज़हन में रखें। वहां पे जो लोग थे वो सारे एक तरफ भाई था, भतीजा था। देखें, जिंदगी में ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस तरह के मोजज़ों की आप तवक्को ना रखें। इमरान खान साहब से भी ये तवक्को ना रखें। वो ठीक है, वो एंटी स्टेटस को बड़ी बातें करते हैं कि स्टेटस को मैं ब्रेक करने आया हूं, लेकिन जब बात होती है ना अपने घर की, मफादात की और पार्टी लेगेसी की और मरूसियत की, तो फिर अपनी बहन अलीमा खान ही याद आती है। फिर परवेज इलाही साहब नहीं आएंगे, वो 100 दफा भी गिरफ्तार हो जाए बेचारे नहीं आएंगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी सियासत के अंदर। लेकिन अगेन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ सलमा के, जिस तरह ये सारा मामला 9 मई का हुआ और जिस तरह आज का फैसला आया, तो आपने एक लाइन तो ड्रा करनी है ना। आपने देखें, आप पर्सनैलिटीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिवाज बन गया है। रिवाज ये बन गया है कि जिस बंदे को घर में उसकी बीवी नाश्ता नहीं देती, वो कहती है जी फलाना जर्नैल ऐसा है, पाक फौज ऐसी है, नजरिया पाकिस्तान को गाली, वो ये एक फैशन बन गया है। इस फैशन को आपने खत्म करना है या नहीं करना? और आप अगर इस चीज का वंस आप डिसाइड नहीं करते तो ये चीजें चलती रहेंगी। आपको यानी वक्त आ गया है कि फैसला करना होगा क्या चीज हमारे सिस्टम को, मुल्क को ठीक कर सकती है और कौन सी चीजें खराब कर सकती है हमारी आइंदा की सियासत को भी, जमहूरियत को भी। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी से बड़े सवालात पैदा हुए हैं, बहुत ज्यादा गहमा गहमी शुरू हो गई है, इलेक्शन का माहौल बनता नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान वापस आए बॉल टू बॉल कमेंट्री जारी है। मीडिया पे तमाम चीज़ों की अपडेट्स हर्फ ब हर्फ बताई जाती हैं। वो कहाँ रुके, उन्होंने किससे क्या बात की, कहाँ उनकी मुलाकातें हुई। अनवर साहब, अभी दो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं, एक तो बाप के साथ, दूसरी बीएनपी के साथ। अब ये जो बाप पार्टी है, ये पीटीआई के साथ भी चलने को तैयार थे, ये पीएमएलएन के साथ भी चलने को तैयार है। इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, अवाम इनको वोट कैसे दे देती है, पहले तो इस पे आ जाए। देखिए सलमा, अगर आपको याद हो तो अख्तर महंगल साहब इनके ज़ाती मरासिम भी है नवाज शरीफ साहब के साथ, और हमेशा से ये उनके साथ रहे। मौलाना फजल रहमान हो गए, ये हो गए, और आपने देखा जब भी कोई हुकूमतें आती हैं तो फिर ये बलूचिस्तान की महरूमी को दूर करने के लिए उनका हिस्सा बन जाते हैं, और फिर एक वक्त तक उनके साथ रहते हैं। फिर जब इनके लेकिन मुतालबात कभी कोई महरूमी जी दूर भी की। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक वक्त तक साथ रहते हैं, जब बिल्कुल इक़्तिदार को एंजॉय कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं ये महरूमी हमारी दूर ये नहीं तो की गलत हो गई, गया। तो हम इनसे अलग हो रहे हैं सही। ना। अच्छा, ये अब नवाज शरीफ साहब के साथ उनका कोई एक इंतखाबी इत्तेहाद या वो उनके साथ अलाइनमेंट पहले से थी ना, तो डेफिनेटली वो अब आपको पता है इंतखाबात की तरफ जा रहा है मुल्क हमारा, तो अभी इंतखाबी इत्तेहाद बनेंगे, टूटेंगे, सीट एडजस्टमेंट होगी, इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हुई, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। आपको याद होगा हम कहते थे कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो आपको नज़र आएगा एक इलेक्शन का माहौल बनता हुआ, वो आप इलेक्शन का माहौल बनता देख रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, जोड़ तोड़ की बात की जाएगी, मजहबी इत्तेहाद बनेंगे, किसी को पूरा मैंडेट नहीं दिया जाएगा, पंजाब में किसको क्या हिस्सा मिलेगा, केपीके में जेयूआई फे को कितना मिलेगा, वहाँ पे आपको पता है फिर खटक साहब भी हैं, बाकी जमातें भी हैं, और एएनपी भी है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जमातें हैं उनको कितना हिस्सा मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो अब से तय हो रही हैं, तो ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। इसलिए ये अब चीज़ें आपको आइंदा आने वाले वक्तों में मजीद तेजी में दिखाई देगी, और यही इलेक्शन का माहौल है। बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन का माहौल आपके ख्याल में बन गए। जुल्फकार साहब, आप तो कहते थे कि छोटे मियाँ पसंद आ गए, छोटे मियाँ की गेम बन गई है, बड़े मियाँ का कोई अब नाम निशान नहीं रहेगा, लेकिन बड़े मियाँ आ भी गए हैं और उनके बड़े तेज राब्ते चल रहे हैं सारी पार्टीज के साथ। उन्होंने अपने लिए सारी गेम सेट कर ली है, उनको जो जो रिक्वायरमेंट्स थी। देखिए, इस पे मैं तो जाहिर है कोई शेख रशीद वाला नजूमी तो हूं नहीं कि मैं हर दूसरे दिन अपनी स्टेटमेंट को नए नए अंदाज में तब्दील करता रहूं। देखिए, जो चीज़ें जिस अंदाज में चल रही हैं, नून लीग जिस शख्स के नाम के ऊपर बनी है उसका नाम है नवाज शरीफ। हाँ। नवाज लीग से नवाज शरीफ को माइनस करें तो पीछे कुछ नहीं बचता। ये डे वन से हम कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के नाम पे ना वोटर मोटिवेट होता है, ना वो सीटें निकाल सकते हैं। उसके लिए नवाज शरीफ का आना, खड़े होना, कैंपेन करना मस्ट है। उसके बगैर नून लीग रिवाइवल नहीं हो सकती। तो लिहाजा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दोबारा रीलॉन्च किया है, और उसका एक मुनासिब उन्होंने जलसा किया, मीनार पाकिस्तान के ऊपर किया, लाहौर में आपने बेस कैंप को दोबारा मुतहर्रिक करने की कोशिश की। अब इस पे डिबेट हो सकती है कि वो कितने कामयाब रहे या नहीं रहे, ये बहुत सारे लोग इस पे तबसरे तजिए कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की फील्डिंग नजर आ रही है, जिस पे हम डे वन से बात कर रहे हैं, वो तो नवाज शरीफ साहब की फेवर में जा रही है, नून लीग की फेवर में जा रही है। निगरान गवर्नमेंट पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रही है, अदालतों के अंदर उनके केसेस खत्म हो गए हैं। डार साहब का आज बरियत हो गई है, एक बड़ा डार साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ मिला है। कल एक फैसला कुन दिन है नवाज शरीफ साहब के लिए, और उसमें भी बहुत सारे लोग दावे कर रहे हैं कि वो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन का एक माहौल बनना शुरू हो गया। शहबाज शरीफ साहब की एक अपनी इंपॉर्टेंस है पार्टी के अंदर, लेकिन नवाज शरीफ साहब को पीछे करके आप नून लीग को नहीं चला सकते। बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ ने आके ये साबित कर दिया कि अब इलेक्शन का माहौल बन रहा है। ठीक, एहतिशाम साहब, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहीं अपनी तकरीर में इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। हाँ, लेकिन अभी अज्यूम ये कर रहे हैं लोग। आज प्राइम मिनिस्टर से लोगों ने पूछा कि इलेक्शन, तो उन्होंने कहा बहुत जल्द। उन्होंने सिर्फ 2 लफ्ज कहे। अब तारीख कब अनाउंस होती है ये तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ की मेल मुलाकातों से ऐसे ही नहीं लगता है एहतिशाम साहब के बस अब इलेक्शन तैयार खड़े हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें तो अब जाहिर है, अब इसको अब ऑप्टिक्स को उन्होंने तब्दील करना है इसमें कि जी अब रियलिटी में जाएं, लोगों को पता चलेगी जी क्या करना है। तो अब लोग इंतजार कर रहे थे कि जी नवाज साहब जब आ जाएंगे तो उसके बाद इलेक्शन की भी गेम बनेगी। तो बज़ाहिर तो लगता है कि अब दबाव आना शुरू हो जाएगा। आज देखें बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सख्त तनकीद की है, वो कहते हैं फौरन इलेक्शन अनाउंस किया जाए। जीडीए ने गैर मतलब उससे तवक्को नहीं रखी जा रही, गैर मुतवक्के तौर पे उन्होंने कह दिया कि हम इनके साथ वफाक में चल सकते हैं। देखिए, अब ये तो जाहिर है अब इलेक्शन में जब सारे इलेक्शन मोड में जाएंगे और फिर इस तरह से आप देखते हैं सीट एडजस्टमेंट भी होगी, पार्टियां एक दूसरे के साथ इत्तेहाद भी करेंगी। अहम सबसे बात इस वक्त ये है ना कि जी जिस अंदाज से अभी डॉक्टर साहब ने कहा, 2 बातें बड़ी अहम है। एक तो उन्होंने सिविलियन बालादस्ती की बात नहीं की,
नवाज शरीफ साहब ने ना ही इलेक्शन की बात की है, अदारों की बात की है। तैयत हुए तूफान बने हुए हैं। वो एक गालिब का शेर भी पड़ा है, बहुत सारे लोग उसको ये कह रहे हैं कि हम जी कल वो बैठे हैं, बदला तैयार लेंगे। तूफान किए हुए। वैसे वो कह रहे हैं कि जी मैं बदला नहीं लूंगा, बदले की आग से मैं बाहर निकल आया हूँ, और ये कि हम और मिल के- भारत से हाँ। हमसायों से ताल्लुकात को बेहतर भारत करें। से दोस्ती का मशवरा भी दिया, लेकिन मशवरा किसको दिया ये नहीं समझ आई। देखें ये अब देखें असल चैलेंज क्या है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज अनवर रजा उनका ये है कि इस वक्त जो अवामी हमायत वो कासिम के अब्बा ने ली हुई है, उसको कैसे छीन के वापस लाना है। कल के जलसे के बाद, परसों के जलसे के बाद कम से कम ये चीज़ इस्टेब्लिश होगी। जो लोग कह रहे थे कि जी गया इनके हाथ से, ये लाहौर भी गया, बाकी भी गया। अब देखिए मीनार पाकिस्तान को जलसे के लिए वो अक्टूबर 2011 से कासिम के अब्बा उनके लोग कहते थे कि जी आप मीनार पाकिस्तान भर के दिखाएं, उन्होंने भर के दिखा दिया। अब ये अंदाजे हैं जी 2 लाख है, 1.5 लाख है, लेकिन भरा हुआ था। काफी अवाम अब सवाल है कि चैलेंजेस, सीरियस चैलेंजेस उसके यही है पार्टी के अंदर कि जी पीटीआई क्या टफ टाइम देगी। उन्होंने 9 नुकाती एजेंडा भी दिया है कि मईशत को मैंने कैसे बहाल करना है। अब वो अपने दुखड़े भी उन्होंने रोए। बहुत सारे लोगों का ख्याल है उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर लोग कहते हैं कि जी वो एक सियासतदान से स्टेट्समैन बन गए, जो उनको बिल्कुल लोग ठीक। कह रहे हैं, तो उन्हें भूलना चाहिए था कि जी बेगम के साथ क्या हुआ, मरूमा के साथ और वालदा के सही। साथ क्या हुआ। असल बात यह है कि जी वो जो लोग कहते थे कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के लिए गेम बन रही है, इनको इस्तेमाल किया जाएगा, सबको जवाब तो मिल मैं गया ये कह रहा पहले भी मैंने कहा था कि जाहिर है वो इतने समझदार तो हैं, उनको पता है कि मैं आऊंगा तो जाहिर है अपने लिए वो सब कुछ करेंगे। तो बाजार लग रहा है कि जिस अंदाज से चीज़ें शेप अप हो रही हैं इलेक्शन, वैसे बाई दी वे ये भी सलमा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने एक इंडिया ये भी दिया अनवर रजा कि पीटीआई को बाहर रखा जाए इलेक्शन में। भाई ये भी बात नहीं बनेगी, जब तो कुछ ना कुछ तो फेयर प्ले आपको देना लेकिन पड़ेगा। होना क्या है, ये तो पहले से तयशुदा है। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ की जो मेल मुलाकातें हैं, आपको क्या लगता है कि इसके बाद माहौल क्या बन रहा है आगे हमारी पॉलिटिक्स? सलमा मुझे लगता है कि 2 बड़े इम्तिहान जो नवाज शरीफ साहब ने अभी आए हैं वो कामयाब हुए हैं उसमें। एक तो पहला अदालती मामला था कि आप बाहर से आ रहे हैं, वो एवन फील्ड का केस है, अलजीजिया का केस है, तोशा खाना वाला है, चौधरी शुगर वाला है, जमानतें मिल गई। पहली बहुत बड़ी कामयाबी। जलसा मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी थी। जो पीएमएलएन उस जलसे से हासिल करना चाहती थी वो उसको मिल गया। ठीक। एक पैगाम चला जाता है, इलेक्टेबल में पैगाम चला जाता है। एक वो हवा की जिसकी हम हर वक्त बात करते हैं कि हवा मियां साहब की फेवर में चल रही है, एक वो बड़ा मजबूत। तो पहले 2 इम्तिहानों में तो मैं समझता हूँ वो फील गुड वाला फीलिंग भी आ गई। पहले 2 इम्तिहानों में मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो, इम्तियाजी नंबर। इम्तियाजी नंबर। ठीक। अब इम्तिहान जो है, एक तो इम्तिहान ये आएगा कि जो पाकिस्तान वैसे पढ़ाई में तो रियाती नंबर से पास हुए वो। तो पढ़ाई की यहाँ वक़्त नहीं है इस मुल्क में। देखिए 2019 में जो पाकिस्तान वो छोड़ के गए थे उसमें 10% इन्फ्लेशन हुआ करती थी। आज वो 30-35% है। उसका जवाब इनको देना होगा। बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पाकिस्तान वो छोड़ के गए थे उसमें 9 करोड़ वोटर थे, आज 12 करोड़ वोटर हैं, और वो 3 करोड़ इजाफी वोटर जो हैं वो सारे के सारे वो 18 और 25 साल की उम्र में। बिल्कुल ठीक। जो पाकिस्तान वो छोड़ के गए थे उसमें शायद ये मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट था, आज सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो जो 3 करोड़ वोटर्स की हम बात करते हैं वो सारा काम अपना इस टेलीफोन से लेता है, सोशल मीडिया से चलता है। तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। वैसे सोशल मीडिया पे मुझे काफी एग्जिस्टेंस नजर आई जी इस दफा बिल्कुल भी मिलेगी। इम्प्रूव हुई है, पहले के मुकाबले इम्प्रूव। तो एक तो ये महंगाई वाला मामला, ठीक। उसका जवाब देना, उसके इम्तिहान से निकलना, बिल्कुल ठीक। उसको सॉल्व करना। फिर रोड मैप, आपका विजन क्या है, आपका बिल्कुल ठीक। मंसूबा क्या है, आपके पास कोई हिकमत अमली है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंट है। विजन दे दिया है कि जी ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, मेट्रो बसेज, ये हमारा माजी का ये यही तो हमारी राज है। चीजें थी, लेकिन आगे क्या करेंगे वो देखना होगा। वक्त कम है। शाम साहब, 1 लाइनर कमेंट, 52,000 से ऊपर चलेगी स्टॉक मार्केट, आपके ख्याल में हमारी इक्तिसादी हालत को बेहतर करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखें पिछले 1.5-2 माह से हम जो हमेशा कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूएशन नहीं है चीज़ों की, वो तो बाजार तो लग रहा है बड़ा ठीक है। आपने देखा एशिया की बेस्ट मार्केट भी, स्टॉक मार्केट भी, इसको डिक्लेयर किया गया कुछ अर्से के लिए। अब जिस अंदाज से इंटरेस्ट लिया जा रहा है, लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि जी इलेक्शन होने जा रहा है, नवाज शरीफ साहब आ गए, इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगी, जो फैसले किए गए हैं केयर टेकर की तरफ से उनको भी, उसकी भी पजीराई लोगों को मिल रही है। तो मेरा ख्याल है चीज़ें तो पॉजिटिव उसमें जा रही हैं। 50 रुपये आपने देखा डॉलर जो है ना नीचे आ गया, इस तरह स्मगलिंग देखें, उसके बाद आप देख लें और जो मामला बेहतर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जी अब ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी देखिए इजिप्ट का उस दिन डॉक्टर साहब बता रहे एक बड़ा आदमी वो आ रहा है, रेकोडेक में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अल्लाह करे कि अब कोई बड़ा
कोई ऐसा हमला झटका ना मिले ठीक। जो सियासी इस्तेकाम पैदा करे। बिल्कुल इलेक्शन हो जाए तो चीजें मुझे लगता है कि बेहतरी की तरफ मजीद जाएंगी। स्टेबिलिटी आएगी। डॉक्टर साहब, हमारी स्टॉक मार्केट डिक्लेयर हुई एशिया की सबसे अच्छी स्टॉक मार्केट में, आपके ख्याल में इतना अच्छा परफॉर्म करने के काबिल हमारी स्टॉक मार्केट कैसी हुई? देखिए सलमा, दो चीज़ें मेरे जहन में मेरे जहन में हैं। पहली तो ये 1 मई 9 का तोहफा मुझे नज़र आता है, जहाँ पे ये पैगाम भेज दिया गया कि सियासी इंतशार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक। आपने देखा कि मियां साहब ने भी अपनी तकरीर में ये कहा कि मैं बदला नहीं लूंगा और मैं ये नहीं कहूँ। तो एक तो ये बहुत बड़ा तोहफा है सरमायाकारों के लिए ठीक। कि सियासी इंतशार इस मुल्क में अब पैदा नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा, एहतशाम साहब, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो बहुत बेहतर आई हैं। अब देखिए, फौजी सीमेंट जो 50 करोड़ रुपया प्रॉफिट दिखाता था उसने 200 करोड़ रुपया दिखाया। जो एंग्रो है उसने 12 अरब का प्रॉफिट दिखाया है। दो मेन सेक्टर्स हैं जो पूरी स्टॉक मार्केट को लेके आगे चलें। एक तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक। उनके प्रॉफिट में कोई 200% इजाफा हुआ है। ठीक। रिफाइनरीज के प्रॉफिट में 600% इजाफा हुआ है। ऑल टाइम हाई आप All time high। ऑल टाइम हाई बैंकों के जनाब प्रॉफिट हुए हैं। बैंकों के तो मुफ्त के पैसे हैं ना, वो तो आपके और मेरे पैसे। बिल्कुल सही। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल है कंपनीज। ठीक। और एक तोहफा ये है कि सियासी इंतशार शायद फ्यूचर में उसकी इजाजत नहीं दी ये जाएगी। दोनों एक चीजें- चीज मैं और बता दूं, Quickly। देखिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को। एक प्राइड की रिपोर्ट है कि 31 खानदान है पाकिस्तान में। आपको याद है 22 खानदान महबूब हक साहब के जमाने में थे। इस वक्त 50 साल 31 बाद अब 31 खानदान सामने आए जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, सट्टेबाजी भी बहुत ज्यादा होती है, आपके ख्याल में मुस्तकबिल में सरमायाकारी बढ़ाने पे अच्छा असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट की जिस वक्त की कंडीशन है उसका? देखिए, बिल्कुल ऐसी बात यह है कि जब आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी बेहतर होगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आएगी और इससे आपको स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ते हुए नजर आएगा। आपको जिस तरह आपने अभी इंतजामी जो स्टेप्स हैं वो लिए हैं, उसकी बुनियाद पे आप देख लीजिए, डॉलर भी नीचे आया, पेट्रोलियम प्राइसेस भी नीचे आई, स्टॉक बिल्कुल मार्केट ठीक। आपकी ऊपर हुई, फॉरेन बिल्कुल दुरुस्त समत इन्वेस्टमेंट में जा इंडिकेटर्स रहे आ गए, दुरुस्त समत में जा रहे हैं। उसकी कंटिन्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इंतखाबात होंगे और उस Continuity इंतखाबात के बहुत नतीजे में जब जो जमहूरी हुकूमत आएगी उनको इस पॉलिसीज का तसलसल जारी रखना होगा। बिल्कुल ठीक है। जुल्फकार साहब, क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है और आपके ख्याल में जितने भी प्लेयर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर पहले भी मैंने कहा था कि चूंकि बिजनेस सारा ठप हुआ है, रियल स्टेट आपकी बिल्कुल बंद है, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट लोग नहीं कर रहे, तो स्टॉक के अंदर जाहिर है पैसा आ रहा है और स्टॉक बेहतर जा रही है। और स्टेबिलिटी जू पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर आएगी, पॉलिटिकल सिस्टम में, तो ना सिर्फ स्टॉक बल्कि बाकी अदारे और बाकी बिजनेस भी चलना शुरू हो जाएगा। ठीक। रियल स्टेट अगर अकेली रिवाइवल उसकी हो जाए तो 45-50 इंडस्ट्री उनसे रिलेटेड है और करोड़ों लोगों को उसके रोजगार मिल सकता है। तो अभी मैं समझता हूँ कि जो नई क़यादत आनी है उसको बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और उसको फोकस लड़ाई झगड़े की बजाय सॉल्यूशंस पे होना चाहिए कि वो आने वाले वक्त में कौम के लिए सॉल्यूशन क्या रखते हैं, रोड मैप क्या रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। आइंदा हुकूमत क्या होगा इस पे सबकी नजर, और नवाज शरीफ साहब से भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का शायद ऐलान करें, लेकिन अभी तक उन्होंने चीजें नहीं आवाम के सामने रखी। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।